हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुकुलम शिखर तक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हम रोज़ बोलते हैं, लेकिन हर वाक्य का उद्देश्य अलग होता है। कोई वाक्य प्रश्न पूछता है, कोई आदेश देता है, तो कोई हमारी इच्छा या आश्चर्य व्यक्त करता है। यदि आप वाक्य के भेद को हमेशा के लिए याद करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम वाक्य के सभी भेदों को आसान परिभाषा, उदाहरण और याद रखने की ट्रिक के साथ समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी भी वाक्य के भेद नहीं भूलेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वाक्य के भेद को सरल और रोचक तरीके से सीखेंगे। क्या आप जानते हैं कि हम जो रोज बोलते हैं, लेकिन हर वाक्य का उद्देश्य अलग होता है। तो आइए बिना विलंब किए हम चलते हैं अपने विषय की ओर। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस श्वेत पट पर दिख रहा होगा वाक्य। आज हम वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। यह विविध प्रकार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी है, जैसे सीटेट, यूपीटेट इत्यादि के लिए। यह बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द हुए, उन्हीं के सार्थक मेल को अर्थात मुलाकात को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। तो सबसे पहले हम जानेंगे उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो आपको यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो उद्देश्य है, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, या जिसके द्वारा कार्य पूर्ण किया जा रहा हो, तो कार्य कर्ता के द्वारा पूर्ण किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि अजय पढ़ता है, सीता खेलती है, गीता गाती है, तो इसमें जो कर्ता है अजय, गीता, सीता आदि, तो वही क्या है? वही आपका उद्देश्य है। और विधेय, विधेय अर्थात कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य या उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म ही क्या कहलाता है? विधेयक है। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया, पढ़ता है, कौन पढ़ता है? अजय पढ़ता है। तो अजय क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और विधेय पढ़ता है। आई थिंक कि आपको अब समझ में आ गया होगा। सीधे शब्दों में अगर कहें तो कर्ता ही वाक्य में क्या होता है? उद्देश्य होता है, और जो क्रिया होती है या जो कर्म होता है वही विधेय कहलाता है। तो इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे आपने देखा कि दिनेश पढ़ता है, मोहन स्कूल जाता है, ज्योतिका नृत्य करती है। तो इसमें दिनेश, दिनेश क्या हो गया इस वाक्य में? दिनेश इस वाक्य में हो गया उद्देश्य। दिनेश उद्देश्य हो गया, और पढ़ता है विधेय। ऐसे ही दूसरे वाक्य में मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन क्या है? उद्देश्य है, और स्कूल जाता है क्या हो गया? विधेय है। ऐसे ही हमारा तीसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य है ज्योतिका नृत्य कर रही है, तो इसमें ज्योतिका क्या हो जाएगी? उद्देश्य हो जाएगी, और नृत्य कर रही है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा हमारे श्वेत पट, वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, वाक्य के 8 भेद होते हैं, या वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है विधानवाचक। तो सर्वप्रथम विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। इन वाक्यों में से किसी बात के होने या काम के करने का पता चलता है। विधेयवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य में इन वाक्यों में से
किसी के बात होने या काम करने का हमें क्या होता है, बोध होता है या पता चलता है, ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अगर हम उदाहरण देखेंगे तो विवेक विद्यालय जाता है, विवेक विद्यालय जाता है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे किसी बात के होने का, ठीक है, किसी बात के होने का या किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। तो विवेक क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है, ठीक है, काम करने, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ने की क्रिया कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यह कौन सा वाक्य हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। इसी में अगर हम और देखें, सुनील विद्यालय जाता है, अमिता नाचती है, दीपिका गीत गा रही, आदि आदि। अब इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा वाक्य है निषेधात्मक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, निषेधात्मक, जिसमें निषेध, कोई कार्य करने के लिए वर्जित किया जा रहा हो। आइए परिभाषा देखते हैं। जिसमें किसी कार्य के न होने का भाव हो, जिसमें किसी कार्य के न होने का भाव हो, उसे क्या कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, निषेध अर्थात वर्जित न या न होना, इस शब्द का यह अर्थ है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर वाक्य देखूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, निषेध हो रहा है, वर्जित है, मना कर रहा है, न होने का भाव प्रदर्शित हो रहा है। मैं गाना नहीं गाऊंगा, सीता नहीं नाचेगी, ठीक है, आज दूध नहीं आया या आज दूध वाला नहीं आया, या कल विद्यालय नहीं खुलेगी। वैसे विद्यालय नहीं खुलने के नाम से बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं, आप ज़्यादा मत प्रसन्न होना, मैं आपके साथ कभी कभी आता हूँ, तो प्रसन्न रहिए। तो इस प्रकार से जहाँ पर निषेध होगा, कार्य के न होने का हमें बोध होगा, उसे क्या कहेंगे, निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, आपको शब्दों से ही पकड़ में आ जाना चाहिए कि वाक्य कैसा है, जिसमें प्रश्न पूछने का। आइए परिभाषा देखते हैं। इन वाक्यों में से किसी प्रश्न के पूछने का पता चलता है। प्रश्नवाचक वाक्य में ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आपको प्रश्न पूछने का पता चलता है या प्रश्न पूछने का बोध हो। तो आइए, और हाँ, मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक, आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि इन वाक्य के भेदों के लिए मैं आपको अंत में एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसे आप जीवन में या कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए हम अगले वाक्य पे चलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहता है, इन वाक्यों से किसी प्रश्न के पूछने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या प्रतिमा नाचती है, तो क्या, क्या जो शब्द है, क्या से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। और क्या अनिल विद्यालय नहीं गया, क्या आपने खाना नहीं खाया। इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं वह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों में हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है या हमें प्रश्न किया जा रहा है। ऐसे वाक्यों से हमें पता चल जाता है, क्या, कौन, किसे, किसने इत्यादि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से हमें पता चल जाता है कि यह प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, और इन शब्दों से जब वाक्य निर्मित होता है तो वही होता है प्रश्नवाचक वाक्य। मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अगला है चौथा, क्या है, आज्ञार्थक, आज्ञार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा क्या कहती है, जिसमें आदेश, उपदेश, प्रार्थना या अनुमति का भाव हो। ठीक है, क्या कह रहा है, जिसमें आदेश दिया जा रहा हो, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया जा रहा हो, या तो उपदेश दिया जा रहा हो, या तो प्रार्थना, विनती इत्यादि की जा रही हो, या अनुमति, आज्ञा इत्यादि दिया जा रहा हो, ऐसे वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, आज्ञार्थक वाक्य। जैसे उदाहरण पर आप देखिए क्या है, रीना गीत गाओ, आज्ञार्थक वाक्य है, रीना गीत गाओ।
आपको कोई कमांड दे रहा है, आपको कोई बोल रहा है कि आप यह कार्य शुरू करिए। गीत गाने के लिए कहा जा रहा है, गौतम विद्यालय जाओ। आपके माता पिता भी कहते होंगे बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, विद्यालय जाओ। तो ये आज्ञार्थक वाक्य हो गया। तुम लखनऊ जाओ, ठीक है, मुझे अखबार दो। क्या हो गया? मुझे अखबार दो, प्रार्थना हो गया, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हो, प्लीज़ मुझे अखबार दीजिए, प्लीज़ एक गिलास पानी दीजिए, मुझे खाना दीजिए। तो ये सब क्या हो गए? आपके आज्ञार्थक वाक्य हो गए। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा देखते हैं, जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना व्यक्त हो, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिस किसी वाक्य में क्या क्या इच्छा होगी, या तो आशीर्वाद होगा, या तो आप जैसे किसी को शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो, शुभकामना दी जा रही है, आशीर्वादात्मक है ना, सदा सुखी रहो, सदा प्रसन्न रहो बेटा, चिरंजीवी भव, इत्यादि इत्यादि। जब हमें आशीर्वाद प्रदान होता है, आशीर्वाद हो गया या तो शुभकामना हो गया, यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है, चिरंजीवी भव, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, इत्यादि जब वाक्यों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, ठीक है, इन सब वाक्यों में क्या हो गया? आशीर्वादात्मक वाक्य हो गया। तो मेरे प्यारे सा बच्चों, यहाँ पर ऐसे वाक्य जो होते हैं इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ चलेंगे। संकेतवाचक, संकेत का मतलब होता है इशारा। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिसमें किसी शर्त या संकेत का भाव है, जिस वाक्य में किसी शर्त या संकेत का भाव हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। क्या कह रहा है? संकेत कह रहा है, इशारा कर रहा है कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है, खेलोगे, अच्छा खेलोगे तो जीत जाओगे, संकेत कर रहा है। और यही दूसरा वाक्य देखिए, यदि मामा जी काशी चले तो मैं भी चलूं, शर्त रख रहा है, अगर आप पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा। कई बार आपके ऐसे घरों में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जैसे पापा ओ भैया खेल रहा है तो मैं भी खेलूंगा, वो पढ़ेगा तो मैं भी पढ़ूंगा, उसके लिए आप कपड़े लाए तो मेरे भी लिए लाना है, इत्यादि इत्यादि। जब ये चीज़ें आती हैं तो क्या हो जाता है? शर्त वहाँ पर रखी जा रही है, या तो शर्त का भाव हो, दूसरा संकेत का भाव हो, ठीक है। इसी क्रम में हम और आगे चलेंगे। यदि मामा जी मथुरा चले तो मैं भी चलूँ, इस प्रकार से वाक्य आप देख सकते हैं। तुम जाओगी तो हम भी सिनेमा देखने चलेंगे, शर्त है, शर्त रखते हैं, ठीक है। जैसे मित्रों के साथ देखो, तुम मेरे घर आओगे तो मैं भी तुम्हारे घर आऊँगा, तुम मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दोगे तो मैं भी तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट दूंगा, इत्यादि इत्यादि चीज़ें, ये शर्त हो गई, है ना, विनिमय। इस प्रकार से ऐसे जहाँ पर वाक्य होते हैं वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। और आगे बढ़ते हैं, संदेहवाचक, ये भी बहुत अच्छा वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है? जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त हो, जहाँ पर कार्य होने में आपको संदेह हो या कार्य होने की संभावना हो कि हाँ ठीक है शायद ऐसा हो जाएगा, तो संभावना व्यक्त हो, ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगर आप उदाहरण देखें तो एक वाक्य यहाँ पर लिखा है, शायद वह आज आए, है ना, शायद वह आज आए, संभावना व्यक्त हो रही, शायद वह आ जाए, शायद आज वर्षा होगी, शायद कल मामा जी आए, संदेह उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इन वाक्यों में क्या? संभवतः कल वर्षा हो जाए, विश्व कप न जाने कौन जीतेगा, 2020 पता नहीं कौन सी टीम जीतेगी, तो यहाँ पर संदेह हो रहा है, ठीक है, संदेह है और संभावना है ना,
तो इस प्रकार के वाक्यों को क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसी क्रम में हम और आगे आते हैं। आखिरी है विस्मयवाचक वाक्य। इसमें खास करके मेरे प्यारे साथियों विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके लिए एक कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, सीधा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। आई थिंक कि आप विस्मयादि बोधक चिन्ह जानते होंगे, एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक डॉट, यही चिन्ह है विस्मयादि बोधक का। जैसा कि आपको वाक्य के नाम से ही पता चल रहा होगा, विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें क्या होता है। और इस आपने अगर जाना होगा, नहीं तो हम आगे और वीडियो में जब हम आपको बनाएंगे विराम चिन्हों की, जब हम आपको जानकारी देंगे तो इसमें जरूर आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का, तो उसमें आप और डिटेल्स में डीप में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए या बिना किसी रुकावट के जरूर देखिए और हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। विस्मयवाचक में कहता है जिसमें आश्चर्य हो, हर्ष हो, शोक आदि का भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं, हमने आपको इसमें एक ट्रिक क्या बताया कि इसमें हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो करना क्या है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा, आहा कितना सुहावना मौसम है, आहा कितना अच्छा दृश्य है, आहा आश्चर्य है ना, नहीं ऐसे आँख फाड़ के ओ वाओ सो गुड करते ना, तो वैसे ही आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो आश्चर्य में क्या आया, आहा कितना सुहावना मौसम है, या आहा कितना सुहावना दृश्य है, हाय मेरा सब कुछ लुट गया। क्या है इसमें? शोक प्रकट हो रहा है, हाँ शोक प्रकट कर रहे, हाय मेरा सब कुछ लुट गया इत्यादि इत्यादि। और क्या, और हाय मेरा सब कुछ, शाबाश, क्या है यहाँ पर? हर्ष, शाबाश बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई किया है तुमने, शाबाश, है ना, इत्यादि। जहाँ पर आपको सीधा सीधा समझना है, जहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? विस्मयवाचक वाक्य होगा ही। जहाँ पर आश्चर्य, शोक, घृणा इत्यादि जब वाक्य ऐसे होते हैं, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा वहाँ पर विस्मयवाचक ही वाक्य होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आ गई है बारी आपके उस ट्रिक की जिससे आपके यह वाक्य के भेद आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए वह ट्रिक क्या है? विप्र आ ई वी सन सन ने। वी से विधानवाचक आपको याद रखना है, प्र से प्रश्नवाचक याद रखना है, आ से आज्ञार्थक आपको याद रखना है, ई से इच्छावाचक याद रखना है, वी से विधानवाचक याद रखना है। ठीक है, और क्या बचता है फिर? सम से संदेहवाचक, और फिर दूसरा सम से संकेतवाचक, और नि से निषेधवाचक। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रही आज की ट्रिक। आप सभी, आई होप कि आप अच्छे से इस वाक्य के भेद को समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो आपको यह पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।